एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी लास्ट मिनट प्रेपरेशन। सो फाइनली इंग्लिश एग्जाम हमारा क्लास 12 का बोर्ड्स फाइनल है कल, और इसीलिए जो हमारी तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है, राइट। इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको एकदम बारीकी से समझाऊंगी कहाँ है जो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है जिसमें हम ध्यान भी नहीं देते हैं और तैयारी भी नहीं करके जाते हैं। तो आज हम करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, कैसे आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर करने हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में, राइट। बाद में मैं डिस्कस करूंगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको कौन से सेक्शन से पेपर शुरू करना चाहिए, एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पे कैरी करनी है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर से ये हमने क्वेश्चन लिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली, डू नॉट रिपीट फ्रॉम यूज्ड एग्जाम्पल। ठीक है, एनालॉजी क्या होती है, यहां पे आप देख रहे हैं ऐसे और यहां पे दो हैं, ठीक है। तो यहां पे ग्रीडी गुड डूअर्स एलिटरेशन की फिगर ऑफ स्पीच है, एग्जाम्पल है एलिटरेशन का, ये जो वर्ड है। यहां पे कौन सा एग्जाम्पल आएगा जो एक ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल होगा, राइट। सो एलिटरेशन और ऑक्सीमोरॉन दोनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच है, राइट। एक बार पैराग्राफ देखते हैं और फिर इसको समझते हैं। एलिटरेशन की जो लाइन है, ग्रीडी गुड डूअर्स, राइट। और ऑक्सीमोरॉन और एलिटरेशन होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। जो ऑक्सीमोरॉन होता है वो होता है कि दोनों ब्लैक व्हाइट साथ में रख दिए, ऑपोजिट आयरॉनिक वर्ड्स एकदम साथ में प्लेस कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, बेनिफिसेंट क्या होता है, बेनी यानी का मतलब अच्छा होता है, ये वी कैन से रूट वर्ड है, और बीस्ट क्या कहते हैं, बुरा होता है, तो ये एकदम ऑक्सीमोरॉन है। तो आपका आंसर आएगा बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। अब ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें फिगर्स ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा। ऑल्सो बहुत सारी पोएम्स हैं हमारी, जैसे मदर एट 66, उसमें स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रेपिटेशन। ऐसे ही जैसे मून से उसको कंपेयर किया गया है मदर के फेस को, वो क्या है, सिमिली, सिमिलरली, है ना। इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहां है हमारे पास टेबल फिगर्स ऑफ स्पीच की, राइट। यहां देखिए सिमिली, ये सबसे पॉपुलर और सबसे मोस्ट यूज्ड है, 4 ऑफ देम, सिमिली, मेटाफर, personification and alliteration, right। सिमिली क्या है, इट इज अ फिगर ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर किया जा रहा है, in which two dissimilar things are compared explicitly for a point of similarity। दो अलग अलग चीजों को एक सिमिलर मुद्दे पे कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनमें ना ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लाइक, एज, सच एज, जस्ट एज, डायरेक्ट कंपैरिजन आपको शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अली इज लाइक अ ब्रदर टू मी, अहमद इज एज ब्रेव एज अ लायन, राइट। जैसे कमला दास की मदर का फेस कैसा था, डल एज अ मून, एज आ गया, लाइक आ गया, तो वहां पे सिमिली का यूज किया गया है। मेटाफर पे आते हैं, मेटाफर में भी कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे एक्सप्लिसिट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है, साफ साफ है। यहाँ पे इम्प्लिसिट है, यहाँ पे लाइक, एज ऐसा कनेक्ट नहीं किया है, हिडन है जो सिमिलैरिटी है। यहाँ पे विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक as, like, just as, such as, ये वर्ड्स नहीं आएंगे मेटाफर में। फॉर एग्जाम्पल देखो, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज अ रैट ट्रैप, वो मेटाफर है, राइट। इनडायरेक्टली, हिडनली उसको कंपेयर किया गया है वर्ड को रैट ट्रैप से, राइट। लाइक एज नहीं बोला है, राइट, इज का प्रयोग किया गया है। सो सिमिली और मेटाफर में ये डिफरेंस है और आपको पता होना चाहिए। पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं, जब किसी इनएनिमेट, ऐसी चीज जिसमें जान नहीं है, उसको पर्सन की तरह आप लेते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस, कोई सच में अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पे थोड़ी आ रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई किया गया है कि बार बार ये मौका नहीं आता है, राइट। कैसे इनएनिमेट, एक नॉन लिविंग थिंग को आपको पर्सन में बदल दिया है, कैसे आप एक इनएनिमेट नॉन लिविंग थिंग या फिर एक वर्ड को पर्सन की तरह यूज करते हो जैसे कि कोई इंसान हो, राइट। इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है। आगे चलते हैं एलिटरेशन पे। जो हमने देखा
It is repetition of the same sound or syllables at the beginning of two or more words. यहां देखिए, how high his honor holds his haughty head, राइट, एंड ऑस्ट्रियन आर्मी ऑफ फुल अरेड. सारे ही जो वर्ड्स हैं वो सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एलिटरेशन. अब एक बार वापस चल के अपना क्वेश्चन देखते हैं. ग्रीडी गुड, ठीक है, डूअर्स हमने ऐसे ही ऐड कर लिया है क्योंकि वो पूरा सेंटेंस है, ये एलिटरेशन है. ऑक्सीमोरॉन क्या है? ऑक्सीमोरॉन है बेनिफिसेंट बीस्ट्स, ठीक है, और हमने पूरा सेंटेंस लिख दिया ऑफ प्रे. क्लियर है? सो दैट विल बी योर एनालॉजी. जैसा सिमिलरली वो कंपेयर किया है, हमने सिमिलरली इसको कंपेयर किया है. आगे चलते हैं. ये फर्दर लिस्ट है, काफी सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन यहां पे जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन. बाकी आप रीड कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिए, मैं बताने लगूंगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा. आगे चलते हैं. और इंपॉर्टेंट क्या है फिगर्स ऑफ स्पीच? यहां पे हमारे पास है आयरनी, आयरॉनिक. देखिए, while describing her vacation with heavy irony as an educational experience, आप एकदम ऑपोजिट चीज, आयरॉनिक, वेकेशन है और एजुकेशनल एक्सपीरियंस वो बोल रही है. जो लिटरल मीनिंग है ना उसका ऑपोजिट. वेकेशन पे हम सोचते हैं मौज करने जा रहे हैं, बट वो एजुकेशन पढ़ने गई है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस था, तो आयरॉनिक है वो. राइट, क्लियर है? जो नॉर्मल मतलब है, लिटरल मीनिंग है, उससे उल्टा आयरॉनिकल हम उसे बोलते हैं. ऑक्सीमोरॉन जो हमने पढ़ा, two contradictory and incongruous words are combined together in order to create an effect. For example, deafening silence, कि ऐसा साइलेंस जो हमारे कान को खराब कर दे, डेफ कर दे. राइट, तो कितने ज्यादा ऑपोजिट वर्ड्स हैं बट साथ में रख दिया है उन्हें, दैट इज एन ऑक्सीमोरॉन. राइट, पैराडॉक्स क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी और opposed to common sense and yet is perhaps true. He loves being in the public eye but also deeply values and protects his privacy. तो दोनों चीजें opposite हैं लेकिन सच हैं. राइट, पैराडॉक्स. पन इंटेंडेड बोलते हैं जैसे हम, कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी इज अ स्किलफुल पायलट हुज करियर हैज रियली टेकन ऑफ. तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ह्यूमर है वो भी आ गया है कि पायलट है और उसका करियर सच में टेक ऑफ हो गया है. राइट, क्लियर है? सो पन इज यूजुअली यूज ऑफ अ वर्ड इन सच अ वे एज टू सजेस्ट टू और मोर ऑफ इट्स मीनिंग्स, डबल मीनिंग. राइट, क्लियर है? आगे देख लीजिए, एलिटरेशन यहाँ पे आ गया है. When words that start with the same sound are used repeatedly in a phrase or sentence. Sheep should sleep in a shed. The boy buzzed around as busy as a bee. Clear है? These are some of your most important figures of speech. बाकी आप एक बार रीड कर सकते हैं. राइट, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है सैंपल क्वेश्चन पेपर से, जहां पूछा गया है, लिस्ट द प्लेराइट्स पर्पस ऑफ यूजिंग एलिप्सिस इन द एक्सट्रैक्ट. अब आधे बच्चों को तो ये आई एम प्रीटी श्योर समझ में नहीं आया होगा जब तक आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देखी या मार्किंग स्कीम नहीं देखी. एलिप्सिस क्या होता है? यहां पे ब्रैकेट में 3 डॉट दिखाए हैं, तो ये पूछा है कि जो राइटर है, प्ले राइटर है, उसने ये 3 डॉट्स क्यों दर्शाए हैं, इनका क्या मतलब है. राइट, व्हाट इज द पर्पस? तो ये 3 डॉट्स क्या दर्शाते हैं कि जो कैरेक्टर है वो सोच रहा है, वो रुक के सोच रहा है कि क्या बोलना है. राइट, he has paused to take a thought. राइट, क्लियर है कि he is also searching for a specific word, या वो अपने थॉट्स फ्रेम कर रहा है, इसका मतलब ये होता है. राइट, पॉज लिया है वहां पे, वरना डायरेक्टली बोल देता. राइट, जैसे आप इंग्लिश बोलते हुए कभी बीच में ऐसे करते हो ना, दैट इज एलिप्सिस. राइट, सो पर्पस पूछा है. ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान देना है? यहां आधे बच्चों को समझ में नहीं आता एलिप्सिस क्या होता है. अगर आप ये समझ जाते कि ब्रैकेट में 3 डॉट लिखे हुए हैं, यानी कि ये 3 डॉट के बारे में पूछा है, तो आपका 1 मार्क्स बच जाता. ऐसे आपको अटेंटिव रहना है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में. अब चलते हैं असर्शन रीजन में. अब आधे लोग कहेंगे दीदी असर्शन रीजन इंग्लिश में कहां से आ गया? तो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा गया है. ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू 1 and 2 गिवन बिलो. 2 स्टेटमेंट्स है, असर्शन रीजन लिखा नहीं है, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स दी गई हैं. द सिटी ड्वेलर्स मेक प्रॉमिसेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स. स्टेटमेंट नंबर 2, द सिटी ड्वेलर्स हैव
अल्टीरियर मोटिव्स यानी कि सीक्रेट मोटिव्स, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे 1 is true but 2 is false, 2 is true but 1 is false। पहले तो आपको ये देखना है ये जो एक्सट्रैक्ट ऊपर गिवन है उसमें से यहाँ टिक या फिर क्रॉस लगाने हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स उस एक्सट्रैक्ट से हम रेफर कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या वहां लिखा गया है ऐसा कुछ, राइट। अगर दोनों ही ट्रू हैं, राइट, क्लियर है। इन्फर मैंने आपको बताया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो में कि डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है पैराग्राफ में, एक्सट्रैक्ट में आपको इनडायरेक्टली क्या वैसा कुछ जताया गया है, हिडन मीनिंग, राइट। तो यहाँ पे पहले आपको टिक या क्रॉस लगाना है, एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड क्या ये हमें बताया गया है एक्सट्रैक्ट में, चाहे इन्फरेंस चाहे इससे रिलेटेड कुछ और हमें समझना हो तो उस पर टिक या क्रॉस लगाएंगे, राइट। अगर दोनों टिक हैं तो 1 is true but 2 is false, अगर 1 ट्रू होता 2 फॉल्स होता तो हमारा ये आंसर होता, बट ऐसा नहीं है। 2 is true but 1 is false, ऐसा भी नहीं है, दोनों ही ट्रू हैं। यहाँ पे है 2 is the reason of for 1, अब बोला गया है रीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बीच में लगा देंगे बिकॉज और फिर इसको पढ़ेंगे। The city dwellers make promises for the betterment of the villagers because the city dwellers have ulterior motives। अब आप समझो क्या इस बात का सेंस बन रहा है, क्या जो यहाँ पे बोला गया है उसी के कनेक्ट में बताया गया है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके हिडन मोटिव्स हैं, सीक्रेट मोटिव्स हैं। जी हाँ, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर दोनों ही गलत हैं, एक्सट्रैक्ट में इन्फर नहीं किए जा सकते तो दोनों गलत है, तो डी आपका आंसर होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो ये असर्शन रीजन है, ये एक स्टेटमेंट है, क्या ये उसका रीजन है। अगर रीजन वाला यहाँ आता है तो आप ये ट्राई करके एक बार देख लेना, ऐसे आपको अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्लियर है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सेम वे में, दो स्टेटमेंट्स है। सेलिब्रिटीज डोंट कंसेंट टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यूज इंट्रूड द प्राइवेसी ऑफ सेलिब्रिटीज, can be inferred from the extract but 2 cannot, 1 cannot be inferred from the extract but 2 can। तो extract पढ़ के आपको देखना है क्या ये infer हो सकते हैं, right? अगर दोनों infer हो सकते हैं तो बीच में because लगा के देखिए। Celebrities don't consent to be interviewed because interviews intrude the privacy of celebrities। एकदम बढ़िया से सेंस बन रही है, वो क्यों नहीं अपना कंसेंट, क्यों नहीं हाँ देते कि हमें इंटरव्यू में आना है, क्योंकि इंटरव्यूज उनकी प्राइवेसी को इंट्रूड करते हैं, है ना। उसमें बहुत ओवर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनसे उनकी प्राइवेसी को हार्म होता है, राइट। दैट इज व्हाई 2 इज द रीजन फॉर 1। तो पहला चीज आपका पहला स्टेप क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, दोनों स्टेटमेंट्स को पहले देखो एक्सट्रैक्ट में से ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो आपका आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा, राइट। ऑप्शन 1 कैन बी इन्फर्ड एंड ऑप्शन 2 कैन नॉट बी, तो ए है, राइट। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है एंड फोर्थ ऑप्शन, अगर दोनों सही है और बिकॉज लगा के आप देखेंगे, क्लियर है। ये है आपका असर्शन बेस्ड फॉर एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे राइम स्कीम पे। कई बार राइम स्कीम पूछी जाती है बिकॉज आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, एक एक्सट्रैक्ट दे देंगे पोएम में से और फिर पूछेंगे कौन सी राइम स्कीम है। तो राइम स्कीम क्या होता है, जितना मुश्किल नाम है ना उतना ही ईजी ये चीज है। तो इसमें क्या होता है, ये आपकी अगर पोएम है फॉर एग्जाम्पल तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका लास्ट वर्ड देखना है, हर एक सेंटेंस का लास्ट वर्ड अंडरलाइन कर लो ऐसे, ठीक है। अब देखो वो मैच हो रहे हैं क्या, राइम हो रहे हैं क्या, अर्थ, डे, बर्थ, वे। तो अर्थ और बर्थ मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए लिखा हमने तो यही यहाँ पे ए आएगा क्योंकि अर्थ और बर्थ सेम सेम है, तो ए और ए यहाँ आ गया। बीच में है डे तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ वे है, डे और वे मैच कर रहे हैं तो यहाँ बी है। सो ए बी ए बी, ए बी ए बी। आगे देखना पड़ेगा आपको, एवरीथिंग, वॉक, सिंग, टॉक। तो यहाँ पे सी आ गया क्योंकि ये दोनों में से अर्थ और डे में से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, राइट। और वॉक फिर अलग आ गया डी, तो आपको ए बी सी डी, दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोयम। ऐसे आपको बस ये लिखना है आंसर में, ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी सी डी, दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोयम, राइट। अब आगे चलते हैं, कहाँ तक लिखना है ये पूरा मैं आपको बताती हूँ। लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, ये है हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम। पहले लास्ट वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे हम, ठीक है, जितना भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, ठीक है।
चलो, फॉरएवर नेवर मैच कर रहा है, ए, कीप स्लीप, बी, ब्रीदिंग, रीदिंग, सी, अर्थ, डर्थ, डी, तो बस इतना काफी है, ए, बी, सी, डी। दिस इज योर राइम स्कीम, ठीक है, ये आपकी राइम स्कीम हो गई फॉर द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो पहले ए लिखेंगे क्योंकि ए साथ है, फिर कॉमा करके दूसरा आ रहा है बी, ठीक है, फिर कॉमा करके सी, है ना, फिर डी, बस इतना काफी है। इससे समझ जाएंगे कि हर एक पैराग्राफ में हर एक 2 लाइन के बाद चेंज हो रहा है और मैचिंग हो रहा है। दिस इज योर राइम स्कीम। क्लियर है? सिर्फ लास्ट वाला वर्ड देखना है कौन सा मैच हो रहा है। अगर यहाँ फॉरएवर होता और नेवर यहाँ पे होता और कीप यहाँ होता तो क्या होता? फॉरएवर ए, यहाँ बीच में कीप आ गया है वो बी है, फिर थर्ड पे नेवर है तो ए यहाँ आएगा, और फिर स्लीप फोर्थ पे है तो यहाँ आएगा, ए बी हो जाता अगर ये ऑल्टरनेटिव होते, बट ये साथ साथ है फॉरएवर नेवर तो ये ए है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन पे, सीक्वेंस ऑफ द पेपर। आपको पेपर कैसे शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो इसमें है कि जैसा आप अभी तक करते आए हैं, जो आपने प्री बोर्ड्स में किया है, और भगवान की कृपा से आपका पेपर अगर नहीं छूटा है प्री बोर्ड्स में, जितने भी आपने 1-2 प्री बोर्ड्स दिए हैं और आपका पेपर नहीं छूटा है, टाइम पे कंप्लीट हो गया है, तो आप वही सेम स्ट्रैटेजी प्लीज लागू करिए। अगर हम मेन एग्जाम के टाइम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं ना, मेरे साथ क्या हुआ था इकोनॉमिक्स में, मैं हमेशा पेपर एंड से शुरुआत में करती थी, राइट। पहले मैं एंड का करती थी लॉन्ग क्वेश्चंस और फिर शॉर्ट आंसर्स, एंड मैंने सोचा प्री बोर्ड्स में मैं ट्राई करती हूँ, शुरू से एंड करती हूँ, और मेरा आधा पेपर छूट गया उसमें क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी बदल दी। ये तो शुक्र है मैंने मेन एग्जाम में नहीं बदली, प्री बोर्ड्स में ही ट्राई मार लिया क्योंकि सब कर रहे थे, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया यार मेरा हमेशा जैसा मैं करती आई हूँ उसी में मेरा पेपर पूरा होता है और वही मुझे जमता है। तो जो आपको जमता है, जो आपको अभी तक जमा है वही करो, लोगों की ज्यादा सुन के मत बदलना। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करती थी, फिर मैं राइटिंग सेक्शन करती थी जैसा पेपर का पैटर्न है, और फिर लिटरेचर करती थी। दिस वाज माय स्टाइल, मेरा इसमें पूरा हो जाता था। अगर आपका भी इसमें पूरा हो जाता है तो वेल एंड गुड, ये करो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू के 15 मिनट में सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। अपने आंसर्स ढूंढने शुरू कर दो और फिर लिखते जाओ, ज्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है। उसमें बस घुस मत जाना, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। फिर अपना राइटिंग पे चलो और लिटरेचर पे चलो, जैसा आप करते आए हो वही करो, ज्यादा स्विच मत मारना एंड के डे पे। इसीलिए मैंने पहले आपको ये बात समझाई कि जैसा आपको सूट किया है वही करो, एंड दिस वाज माय पर्सनल स्ट्रैटेजी। बाकी आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, बट लास्ट मोमेंट पे आपने अभी तक जो नहीं किया प्री बोर्ड्स में, तो आप अभी कल स्विच मत मार देना, मैं ट्राई कर रहा हूं, मुझे उसने बताया पहले ये कर, पहले लिटरेचर कर, फिर रीडिंग कर और फिर राइटिंग कर। किसी और के बेसिस पे, किसी और की बात पे प्लीज इतना ध्यान मत देना, जैसा आपका चलता है। और अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मेरा प्री बोर्ड्स में छूट गया था, है ना, तो आप क्या करो, आज 3 घंटे बैठ के ट्राई करो, टाइम लगाओ और देख लो कि आपको क्या मेथड सूट कर रहा है। पहले रीडिंग, राइटिंग या लिटरेचर, पहले राइटिंग, लिटरेचर या रीडिंग, वॉट एवर इट इज, जो भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ट्राई मार लो आज 3 घंटे के टेस्ट में, ताकि कल पछताना ना पड़े। क्लियर है? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द पेपर। ये ध्यान रखना कि आपको पता है कि आप कहाँ पे फंस रहे हो एक स्पाइरल में। अगर आप एक आंसर नहीं ढूंढ पा रहे, 2 से 3 मिनट हो गई है, आपको समझ में आ गया मैं फंस गया हूँ, उसको छोड़ दो। उस वक्त छोड़ दोगे ना, 5-10 मिनट बाद खुद स्ट्राइक होगा, खुद आप आंसर लिख लोगे। उस एक स्पाइरल में फंसना मत जिससे आपका बाकी टाइम वेस्ट हो जाए, राइट। क्लियर है? आपको पूरा एक ब्रॉड ओवरव्यू लेके चलना है कि मुझे पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, कोई बात नहीं अभी यहाँ फंस रहा हूँ, छोड़ देता हूँ, काम माइंड से। प्रेशर बिल्ड होने लगेगा तो सारा पेपर बाय गॉड वहां खत्म हो जाएगा। डोंट पैनिक, कुछ भी हो, डोंट पैनिक, कीप योर काम, ठीक है। पानी पियो, आराम से देखो, ठीक है, जो हो रहा है आराम से अपना करो, बस स्ट्रेस मत होना, पैनिक मत होना। क्लियर है? दिस इज योर सीक्वेंस ऑफ द पेपर। आगे चलते हैं। कैरी अलोंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना नहीं बैठने देंगे, एडमिट कार्ड अच्छे से ध्यान से लेके जाना, राइट। क्लियर है? आगे चलते हैं। एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच मेरे ख्याल से फॉरबिडन ही होती है। एनालॉग वॉच यानी कि जो
ऐसे वाली वॉच होती है ना, और एक होती है डिजिटल वॉच जिसमें टाइम लिखा आता है, राइट। वो भैया क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में तो मना करते हैं ले जाने से, मे बी एनालॉग वॉच बेटर रहेगी, राइट। टाइम देखने के लिए, आप अपना टाइम मतलब ट्रैक पे रखने के लिए यू कैन टेक योर वॉच, राइट। अब ट्रांसपेरेंट पाउच में ले जाना ब्लू पेन्स, पेंसिल एंड स्केल, ऑब्वियसली इरेजर भी ले जाना, जो भी आपका है, ज्यादा कैरी मत करना। वो होता है ना 7-8 पेन ठूस लेते हैं, इतना कुछ नहीं, क्लियर है। ब्लू पेन्स नए ले लो। ब्लू पेन की बात करें, जेल या बॉल, भाई डिपेंड्स, जो आपको कंफर्टेबल है, जो आप अभी तक लिखते आए हैं। अगेन इसमें कोई नई चीज मत करना कि आपको बैकफायर कर जाए। मैं जेल पेन यूज करती थी क्योंकि मैंने हर प्री बोर्ड में भी उसी जेल पेन से लिखा था। एक मैंने अपना बना लिया था सेट, आज तक कॉलेज में भी उसी से लिखती हूँ, ठीक है। और बॉल पेन जो आप यूज करते आ रहे हो, जो आपको कंफर्टेबल है, जिसमें आपकी स्पीड अच्छी रहती है, राइटिंग अच्छी आती है, जो आप यूज करते आ रहे हो वो यूज करो, क्लियर है, राइट। बैग अलाउड नहीं होता है अंदर, वाटर बॉटल अलाउड नहीं होती है, वाटर आपको वहां मिल जाता है सेंटर पे, राइट, वो सर्व करते रहते हैं। बाकी एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना वाटर बॉटल का, भाई मेरे यहाँ दिल्ली में तो यही था, राइट, क्लियर है। दिस इज योर कैरी अलोंग थिंग्स। अब चलते हैं एक बहुत प्यारी सी मोटिवेशनल स्पीच पे। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, ट्रस्ट मी, जितनी बड़ी ये चीज अभी लग रही है ना उतनी है नहीं, ठीक है। डर लगना नेचुरल है क्योंकि हम इंसान हैं, डर मुझे भी लगता है। यहाँ आके मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, मेरे कॉलेज में एग्जाम होते हैं, मुझे भी डर लगता है, इट इज वेरी नेचुरल, बट all the power is within you and you can do anything। सारी पावर आपके अंदर है। तो अभी मैं एक चीज बता रही हूँ, जो कोई स्ट्रैटेजी, जो कोई पढ़ाई, कोई बुक कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकती है। अगर आपके अंदर शांति नहीं है पेपर देने से पहले, अगर आप काम नहीं हो, अगर आपको एंग्शियस फील हो रहा है, तो ट्रस्ट मी, जितना पढ़ा है सब भूल जाओगे, ठीक है। उस टाइम पे मेक श्योर जब आपको पेपर मिले, भगवान को याद करो, जो भी आपकी प्रेयर है, वॉट एवर गिव्स अ सेंस ऑफ पीस टू यू, गिव्स अ सेंस ऑफ कामनेस टू यू, वो आंख बंद करके करो, अपना ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मेक श्योर कि आप अंदर से काम है, रिलैक्स्ड है, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है आप पे, ठीक है। प्रेशर आना इज नॉर्मल, बट मेक श्योर कि आप घबराए हुए नहीं हो, अंदर वो जो धुक धुक एंग्जाइटी होती है ना, वो नहीं है। आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्योंकि उसी में आपका दिमाग ज्यादा चलेगा और आपका जो एग्जाम है, जो आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना, वो भी आप आंसर कर पाओगे, राइट। सो ऑलवेज अंदर ध्यान दो, विद इन यू। अंदर अच्छा होगा तो बाहर अच्छा होगा, क्लियर है। दिस इज माई #1 टिप टू यू गाइज, ठीक है। अंदर से, अंतर मन में शांति होगी तो आउटपुट भी बहुत अच्छा निकलेगा, राइट। आप लोगों ने शुरू दिन से बहुत मेहनत करी है, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, डोंट पैनिक नाउ। Each and every one of you, a big all the best from my side। तुम लोग, you don't know आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी कैपेबिलिटीज हैं, इतने छोटे मोटे एग्जाम से नहीं डरते, you can do it, you are bigger than this। And a very, very, very all the best to each and every one of you। A good luck, a big hug, and yes, you can do it। कल आप ही उस एग्जामिनेशन हॉल से इतना खुश होकर निकलोगे कि चलो मेरी मेहनत काम आई, जो मैंने पढ़ा था सब वही आया, थैंक गॉड, बहुत अच्छा गया मेरा पेपर, अब मैं आगे वाले एग्जाम्स में और भी अच्छा करूंगा। ट्रस्ट मी, आफ्टर यू गेट द क्वेश्चन पेपर, आपको पता भी नहीं चलता कब 3 घंटे निकलते हैं, आप फटाफट से सब लिखते जाते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है एंड यू नो एवरीथिंग। अभी एट द मोमेंट लग रहा होगा मैं कंफ्यूज हूं, मैं भूल गया क्या था, उस टाइम सब याद आ जाता है एंड बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। तो आज सोने से पहले आराम से काम माइंड से आधा घंटा मेडिटेशन करना और फिर सोना, एंड अपना सेंटर पे प्लीज आधा घंटा पहले टाइम से ही पहुंच जाना, क्लियर है सभी को। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.